अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक फिनोमिनन जिस फिनोमिनन को का नाम है, जिसको हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये क्या होता है, इसमें कुछ और टर्म्स आ जाएंगी लाइक म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह। तो पहले हम देखना चाहेंगे कि ये फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है ये क्या है। देखिए, अगर हम एक कॉइल ले लेते हैं, जैसे मैंने ये पी डैश दी हुई है, अक्सर हम इसको एक प्राइमरी कॉइल के नाम से पुकारते हैं। और इसके साथ हमने एक, मान लीजिए, की जोड़ दी है और एक बैटरी जोड़ दी है। फिर इसके नज़दीक में, इसके नेबरहुड में हम एक दूसरी कॉइल ऐसी ही रखेंगे जिसको हम एस डैश से डिनोट करते हैं, और इसको अक्सर हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, और इस कॉइल के साथ हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास सोर्स है ईएमएफ का, वो सिर्फ प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्टेड है, ये बैटरी, और इस सेकेंडरी कॉइल के साथ कोई सोर्स नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस की को प्रेस करेंगे तो इस प्राइमरी कॉइल में से करंट पास हो सकती है, लेकिन चूंकि सेकेंडरी कॉइल इसके साथ कनेक्टेड नहीं है बल्कि इसके नज़दीक में है, इसके नेबरहुड में खड़ी है, तो इसमें कोई करंट नहीं रहनी चाहिए। और इस कॉइल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, तो वो गैल्वेनोमीटर जो है वो हमें ज़ीरो करंट इंडिकेट करना चाहिए, यानी उसमें कोई करंट हमें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस सेकेंडरी कॉइल के साथ न कोई सोर्स, न कोई बैटरी है, न कोई सेल वगैरह कनेक्टेड है। अगर है तो वो सिर्फ प्राइमरी के साथ है। लेकिन जब हम इस की को प्रेस करते हैं, प्राइमरी कॉइल में जो इसके सर्किट में जो हमने की रखी हुई है, इसको प्रेस करते हैं, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट पास होने लगती है प्राइमरी कॉइल से। जब प्राइमरी कॉइल में से करंट पास होती हैं तो सेकेंडरी तो इसके नज़दीक में है, कनेक्टेड नहीं है प्राइमरी के साथ, तो सेकेंडरी में कोई करंट नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम इसके गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन देखते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम की प्राइमरी में प्रेस करते हैं, अब प्राइमरी कॉइल में करंट पास हो गई, सेकेंडरी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन की प्रेस करते ही हम डिफ्लेक्शन देखते हैं इन गैल्वेनोमीटर, और वो डिफ्लेक्शन एकदम फिर वापस ज़ीरो पर आ जाती है। ठीक है, जब वो ज़ीरो पर आ जाती हैं और हमने इस की को प्रेस करते हुए ही रखा, ऑन रखा, तो प्राइमरी में लगातार करंट पास हो रही है, लेकिन अब सेकेंडरी में करंट नहीं है। सेकेंडरी में करंट जब सेकेंडरी कॉइल में हमने जब सेकेंडरी कॉइल में हमने डिफ्लेक्शन देखी, वो सिर्फ उस वक्त देखी जब हमने इस की को प्रेस किया। जब हमने इस की को प्रेस किया तो ऑन होने के वक्त सिर्फ एक सेकंड या एक सेकंड के छोटे हिस्से के लिए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर हमने पाई, सिर्फ एट द टाइम ऑफ मेक का मतलब जब आपने इसको ऑन किया। तो एट द टाइम ऑफ मेक, यानी जैसे आपने यहां पर प्रेस किया, यहां पर ऑन किया, तो करंट यहां से प्राइमरी में से तो पास होगी ही, लेकिन सेकेंडरी में एक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन और वापस जीरो। फिर अगर आपने ऑन ही रखा है तो प्राइमरी में लगातार करंट, लेकिन अब सेकेंडरी में नहीं। सेकेंडरी में सिर्फ ऑन के वक्त ही थोड़ी देर के लिए करंट पास हो रही है, और वो हमें इंडिकेट हो रही है बाय द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। फिर जब हम ऑफ करते हैं, यानी प्रेस हटा देते हैं की के से, तो जब इस की को हम ऑफ मोड में हम लाते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ ब्रेक, जब व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट, तो इस प्राइमरी में क्या हो गया, करंट इसमें ज़ीरो हो गई, करंट इसमें अब नहीं पास हो रही है। लेकिन ऑफ करते वक्त भी हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के किसी हिस्से के लिए, यहां की प्रेस करते वक्त एक सेकंड के एक छोटे हिस्से के लिए भी इस सेकेंडरी में से करंट पास होती है, और ऑफ करने के वक्त भी इस छोटे से टाइम के लिए करंट इसमें से पास होती है। ऑन होने के वक्त, ऑन करने के वक्त जो इसमें से करंट की डायरेक्शन होती हैं, उसकी रिवर्स डायरेक्शन होती हैं जब हम ऑफ कर लेते हैं उस वक्त।
क्योंकि हमने गैल्वेनोमीटर में उस वक्त क्या पाया, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। तो यहां हमने 3 चीजें इस एक्सपेरिमेंट में देखी, यानी हमने तीन चीजों को होते हुए देखा। नंबर 1, पहली चीज क्या कि when the key is pressed the current passes through the primary, but at the time of make, जैसे आपने स्विच ऑन किया, की को प्रेस किया, उस टाइम में क्या हो गया, at the time of make some current is observed or it is indicated by the deflection in galvanometer in the secondary coil। यहां ऑन किया, वहां तो होनी ही नहीं चाहिए थी करंट, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में तो बैटरी है ही नहीं, ये तो प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्टेड है। मगर जब आपने इसको ऑन किया, प्राइमरी में से तो करंट जाएगी ही जाएगी, लेकिन आपने कुछ देर के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में देखी, जो कि सेकेंडरी कॉइल के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब कुछ देर के लिए सेकेंडरी कॉइल में भी करंट रही, फिर अचानक ये करंट जल्दी से बहुत कम टाइम के लिए के बाद ही खत्म हो गई। मगर अभी भी आपने ऑन रखा हुआ है, तो प्राइमरी कॉइल में से तो करंट जाएगी ही जाएगी, लेकिन अब सेकेंडरी में नहीं है। सेकेंडरी में कब होता है, जब आपने स्विच ऑन किया तो उसमें थोड़ी देर के लिए करंट आती है, यानी डिफ्लेक्शन होगी और वापस जीरो। एट द टाइम ऑफ ब्रेक एक करंट का जर्क जैसे हमें मिलता है इस सेकेंडरी कॉइल में, सिर्फ एक करंट का जर्क, यानी वो करंट जो बनी और जल्दी ही खत्म हो गई इस सेकेंडरी में। कब बनी, जब आपने यहां पर ऑन किया। अब अगर आपने लगातार इसको ऑन ही रखा तो उसमें करंट नहीं रहेगी, लेकिन प्राइमरी में रहेगी, लेकिन सेकेंडरी में फिर नहीं रहेगी। सेकेंडरी में सिर्फ थोड़ी देर के लिए रही तो खत्म हो गई। कब, जब आपने स्विच को ऑन किया, प्रेस किया। अब आप जब ऑफ करेंगे उस वक्त भी इसमें आपको एक जर्क ऑफ करंट मिलती है, क्योंकि आपको उस वक्त भी इस गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन मिलती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और वापस फिर से जीरो। 1 सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए फिर से इसमें करंट आ जाती हैं इस सेकेंडरी कॉइल में। जबकि आपने इसका स्विच ऑफ किया था प्राइमरी कॉइल का, तो इसमें से करंट खत्म होने लगी, लेकिन उस वक्त जब आपने ऑफ किया तो यहां पर आपने सेकेंडरी कॉइल में उस वक्त भी एक करंट जो थी, छोटे टाइम के लिए एक करंट का जर्क आपने फील किया। तो हमने जो पहली चीज यहां पर देख ली, दो नो सोर्स ऑफ करंट और ईएमएफ इज कनेक्टेड टू secondary coil, but at the time of make and break in the primary coil, जब आप और in the circuit of the primary coil, जब आप इस प्राइमरी कॉइल के सर्किट को मेक करते हैं यानी ऑन करते हैं, एंड ब्रेक करते हैं यानी ऑफ करते हैं, at both the times, at the time of make and break, we find some current in secondary coil for a very small time। ये पहला पॉइंट हमने इसमें देख लिया। और याद रहे कि इसमें कोई बैटरी नहीं, जिसमें करंट होनी चाहिए थी वो प्राइमरी है, सेकेंडरी में तो होनी ही नहीं चाहिए थी, एक पल के लिए भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑन करते हुए यहाँ पर एक करंट का एक जर्क आ गया और खत्म हो गया। ऑफ करने के वक्त भी सेकेंडरी में करंट का जर्क आ गया, खत्म हो गया। दोनों टाइम पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की ऑन टाइम पर एक साइड में थी और ऑफ टाइम पर दूसरी साइड पर थी, अपोजिट साइड पर थी। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर लगातार इस की को ऑन रखा जाए और प्राइमरी में से लगातार करंट पास हो जाए और वो करंट इस बैटरी से ड्रॉ हो जाए तो क्या होगा, सिर्फ प्राइमरी में इस बैटरी का करंट रहेगा, वो तो रहना ही है, लेकिन उस वक्त हम इस सेकेंडरी में कोई करंट नहीं पाएंगे। हम सिर्फ करंट पाते हैं एट द टाइम ऑफ मेक एंड एट द टाइम ऑफ ब्रेक। हम कोई करंट नहीं पाते हैं जब लगातार इस प्राइमरी में से करंट पास हो रही हो, तो उस वक्त इस सेकेंडरी में कोई करंट नहीं पाते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 हमने यहां से नोट किया। थर्ड, कि जब हम मेक करते हैं यानी ऑन करते हैं, जो उस वक्त सेकेंडरी कॉइल में करंट मिलती है उसकी अगर डायरेक्शन मान लीजिए क्लॉकवाइज होती है, तो ऑफ होने के वक्त भी करंट मिलती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज पे होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन उसमें होती है। मेक के वक्त जो करंट की डायरेक्शन होगी, ब्रेक के वक्त उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब ये पहले समझ लेते हैं ये सब क्यों होता है।
देखिए यहाँ पर सीधा आपके दिमागों में, जहनों में सवाल आएगा कि भाई ये तो बैटरी इस प्राइमरी कॉइल के साथ लगी है, हमने तो ये सिर्फ नज़दीक रखी है सेकेंडरी कॉइल, तो इसमें से क्यों करंट आ गया, और आ गया तो फिर वो ख़त्म क्यों हो गया जल्दी से, और फिर जब ख़त्म हो गया तो फिर ऑफ करने के वक्त कहाँ से आ गई फिर करंट। तो इसके जवाब में हम कहेंगे, देखिए जब हमने यहाँ इस की को प्रेस किया तो क्या हुआ, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त करंट जो है वो इस प्राइमरी कॉइल में से पास होने लगी। वो करंट कहाँ से आ गई, वो इस बैटरी से निकल गई। इस कॉइल ने इस बैटरी से कुछ करंट ड्रॉ की। मान लीजिए इस कॉइल की रेजिस्टेंस और इस बैटरी की वोल्टेज कुछ ऐसे हैं कि इसमें से करंट सिर्फ 2 एम्पियर्स निकल सकती हैं फॉर एग्जांपल। तो क्या हो रहा है, देखिए ये हो रहा है कि ये करंट है और ये टाइम है मान लीजिए। तो जब आपने स्विच ऑन किया तो कितनी करंट निकलेगी, सपोज 2 एम्पियर मैक्सिमम। तो स्विच ऑन करते ही 2 एम्पियर करंट नहीं निकलती है, बल्कि करंट पहले इंक्रीज होती है, 2 एम्पियर पहुंच जाती है, उसके बाद कांस्टेंट रहती है। वाई, क्योंकि भाई ये डीसी है, बैटरी है, इसमें से स्टडी करंट निकलेगी। ये कोई अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स नहीं है जो करंट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। ये तो एक बैटरी है, इसने 2 एम्पियर करंट दे दी तो 2 एम्पियर ही रहेगी। तो 2 एम्पियर करंट जब इसमें से पास होगी, लेकिन क्या वो स्विच ऑन होने के वक्त ही 2 एम्पियर होगी, नहीं, वो पहले क्या होगी, 0, उसके बाद 0.5 एम्पियर्स, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, सपोज 1.75 एम्पियर्स, और बढ़ते बढ़ते 2 एम्पियर तक पहुंच जाएगी। हालांकि इसमें बहुत कम टाइम, बहुत कम टाइम लगेगा, 1 सेकंड का बहुत ही छोटा हिस्सा, मगर फिर भी कुछ टाइम तो लगेगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहां से इस प्राइमरी कॉइल में से करंट पास होगी। अगर वो 2 एम्पियर करंट होगी तो वो स्विच ऑन होते ही 2 एम्पियर नहीं जाएगी, बल्कि वो 0 से लेकर के 2 एम्पियर तक पहले इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद 2 एम्पियर बन गई तो फिर 2 एम्पियर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए हमने इस तरीके का ग्राफ किया है, ये प्लॉट किया है। मान लीजिए ये 2 एम्पियर्स है ये पॉइंट, तो करंट पहले क्या इंक्रीज हो गई, अप टू 2 एम्पियर्स, उसके बाद कांस्टेंट रहेगी। देखिए जब स्विच ऑफ होता है तो करंट कितनी हो सकती है उस वक्त कॉइल में से, 0। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो करंट कितनी होती है, उसी वक्त मैक्सिमम नहीं बनती है, बल्कि वो 0 से शुरू करती हैं इंक्रीज होना और वहां तक जाती हैं जो उसका मैक्सिमम वैल्यू उस सर्किट में होता है। ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से जब आपने यहाँ स्विच ऑन किया, पहले करंट 0 थी, अब वो पहले इंक्रीज हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी। मैक्सिमम करंट जो इस बैटरी से निकल सकती है इस कॉइल के लिए, वो अगर 2 एम्पियर है तो ये पहले 2 एम्पियर तक पहुंच जाएगी, उसके बाद कांस्टेंट रहेगी। अब जरा देख लीजिए, जब इसमें से ये करंट इंक्रीज हो रही थी छोटे से टाइम के लिए, जब आपने स्विच ऑन किया तो करंट पहले इंक्रीज हो गई फ्रॉम 0 टू 2 एम्पियर्स मान लीजिए। तो इसमें से जो करंट पास हो रही है वो कहां से आ रही है, बैटरी से। और क्या हो रहा है उस करंट का, वो इंक्रीज होते होते 2 एम्पियर तक जा रही। तो इसका मतलब इस कॉइल में से करंट पास हो रही है और वो करंट चेंज हो रही है। आप जानते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्राइमरी कॉइल के इर्द गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब वहां पर फील्ड लाइंस होगी, फील्ड लाइंस होने का मतलब वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जब आपने स्विच ऑन किया, क्या हो गया कि इसमें से करंट पास होने लगी और वो करंट इंक्रीज होने लगी फ्रॉम 0 टू मान लीजिए 2 एम्पियर फॉर एग्जांपल। अगर वो इंक्रीज होने लगी 0 टू मैक्सिमम वैल्यू 0 टू 2 एम्पियर्स, तो इसमें से जब करंट पास हो रही हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, तो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होगा। ए करंट कैरिंग कंडक्टर, शाबाश, डेवलप्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, एंड स्ट्रॉन्गर द करंट स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, वीकर द करंट वीकर द मैग्नेटिक फील्ड। जितना स्ट्रॉन्ग करंट इसमें से होगी तो उतना ही इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, जितना वीक करंट होगी उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसमें से करंट इंक्रीज हो रही है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मोर एंड मोर फील्ड लाइंस वहां पर आ रही है, यानी फ्लक्स भी इंक्रीज हो गया। क्योंकि फ्लक्स देखिए किसके बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ क्या इंक्रीज हो रहा है, बी। इस प्राइमरी कॉइल के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है बी, वो इंक्रीज हो रही है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस कर रहा है क्योंकि ये इसके नजदीक है।
इसलिए जब तक इसमें से करंट, प्राइमरी में से करंट इंक्रीज हो रही है, ये 0 टू मैक्सिमम, ये कब होगा? स्विच ऑन करने के वक्त थोड़ी देर के लिए ये होगा, 1 सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए ये होगा कि करंट इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। और जितनी देर तक के लिए करंट इस प्राइमरी कॉइल में से इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, उतनी देर तक के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है इस सेकेंडरी कॉइल को। और अगर वो सेकेंडरी कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करेगा तो उसमें क्या इंड्यूस होगी? करंट, ईएमएफ। तो हमें एक इंड्यूस्ड करंट, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सेकेंडरी कॉइल में मिलता है, इसलिए हमें डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में मिलती है। मगर पलक झपकते ही ये करंट मैक्सिमम हो गई और फिर कांस्टेंट रही। जब आपने स्विच ऑन किया तो पलक झपकते ही ये करंट मैक्सिमम हो गई। जब इसमें से करंट चेंज हो रही थी तो उस वक्त उतनी देर तक आपने देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अब सेकेंडरी कॉइल को भी क्रॉस कर रहा है, यानी एस डैश को क्रॉस कर रहा है, और उसमें करंट इंड्यूस हो गई, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, आपको डिफ्लेक्शन मिल गई गैल्वेनोमीटर में। मगर फिर वो डिफ्लेक्शन अचानक से 0 वापस बन गई जल्दी से। क्यों? क्योंकि एक बार करंट इस प्राइमरी कॉइल में मैक्सिमम बन गई तो उसके बाद वो कांस्टेंट रही। मतलब अब जब आपने ऑन रखा है तो इसमें से करंट मैक्सिमम हो गई तो फिर कांस्टेंट रही। अब इसमें से करंट पास हो रही है लेकिन वो करंट चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वो 2 एम्पियर्स बन के फिर कांस्टेंट रही। जब इसमें से करंट पास हो रही हैं मगर चेंज नहीं हो रही हैं तो इसके इर्द गिर्द अभी भी मैग्नेटिक फील्ड है, मगर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, लिहाजा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, और इस कॉइल को, सेकेंडरी कॉइल को अभी भी इस प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, मगर वो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वो चेंज हो रहा था करंट के इंक्रीज होने से पहले। अब करंट कांस्टेंट रही तो ऑन करने के बाद ये कुछ देर के बाद ही करंट इसमें से 2 एम्पियर पहुंच गई और कांस्टेंट रही। इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस करेगा तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के क्रॉस करने से करंट इंड्यूस होती है। तो क्या हो गया? जब आपने स्विच ऑन किया तो पहले करंट इंक्रीज हो गई, किस में से? प्राइमरी में से। तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका क्या हो गया? वो भी इंक्रीज हो गया। उसकी वजह से क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ने किसको क्रॉस किया? सेकेंडरी कॉइल को। उसमें करंट इंड्यूस हो गई। लेकिन ये सब ज़्यादा देर तक नहीं रहा, ये 1 सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए रहा, क्योंकि उस टाइम के बाद ये करंट जो है मैक्सिमम पहुंच गई, 2 एम्पियर्स मान लीजिए आ गई, और फिर उसके बाद कांस्टेंट रही। प्राइमरी कॉइल में के इर्द गिर्द, प्राइमरी कॉइल में से करंट अब चेंज नहीं हो रही है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, और जो फ्लक्स अब सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस कर रहा है, शाबाश, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो अब कांस्टेंट है। तो यही हमें पता चला अब यहां पर कि जितनी देर तक इस प्राइमरी कॉइल में से करंट चेंज हो जाएगी उतनी देर तक के लिए इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस करेगा और उस सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगी। लेकिन जब इसमें से करंट कांस्टेंट रहेगी, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा, और अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कांस्टेंट है वो इस सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस भी करे तब भी इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि करंट तभी इंड्यूस हो सकती है व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब स्विच ऑफ किया गया तो क्या हो गया? यहाँ इस ग्राफ की तरफ देख लीजिए। आप स्विच ऑन, जब ऑन था करंट कितनी थी इसमें? 2 एम्पियर। तो जब आपने स्विच ऑफ किया करंट कितनी बनेगी? 0। लेकिन क्या वो 0 एब्रप्टली 0 हो जाएगी? नहीं, वो डिक्रीज होते हुए 0 हो जाएगी। जैसे वो पहले इंक्रीज हो रही थी करंट, वैसे ही अब 0 हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब 0 होने में उसको कुछ टाइम लगता है। स्विच ऑफ किया तो इसमें से करंट डिक्रीज हो गई, उसको 0 होने में जो टाइम लगता है उतनी देर तक के लिए करंट डिक्रीज हो रही है टू 0। कितना टाइम लगता है? वो भी 1 सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा ही है। स्विच ऑफ किया तो थोड़ी देर इसको लग गई करंट को 2 एम्पियर से 0 पहुंचने के लिए। तो जब ये 2 एम्पियर से 0 एम्पियर तक पहुंच गई करंट, तो इसका क्या मतलब हो गया कि फिर इसमें से करंट चेंज हो गई।
भाई 2 एम्पेयर से 0 जा रही है ना, डिक्रीज हो रही है, तो करंट इसमें से चेंज हो रही है, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक करंट डिक्रीज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, चेंज तो हो गया, अब फिर से वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस करेगा, इसमें फिर आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी, लेकिन अब वो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले फ्लक्स जो इसको क्रॉस कर रहा था वो इंक्रीज हो रहा था विद टाइम, अब जो इसको फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। दोनों टाइम पर, ऑन करने के वक्त और ऑफ करने के वक्त, दोनों टाइम पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस कर रहा था, लिहाजा करंट इंड्यूस हो रही थी। लेकिन एक बार में पहले ऑन करने के वक्त फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो करंट की डायरेक्शन मान लीजिए क्लॉकवाइज थी, तो ऑफ करने के वक्त फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट रही, डिफ्लेक्शन भी अपोजिट आ गई। तो ऑफ करने के वक्त आपने यहां पर क्या देखा, जब आपने की को ऑफ किया तो इसमें क्या हो गया, इसमें करंट धीरे धीरे जीरो होने लगी। धीरे धीरे का मतलब क्या है कि कुछ टाइम इसने ले लिया जीरो होने में। तो जब ये करंट यहां से डिक्रीज हो गई इस प्राइमरी कॉइल में से, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, यानी फ्लक्स चेंज हो गया, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस करेगा, फिर से आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी गैल्वेनोमीटर में, यानी इसमें फिर से करंट इंड्यूस होगी। तो दो टाइम पर करंट सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होती है। कब? जब आप प्राइमरी कॉइल को में से, जब आप यहाँ प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, एट द टाइम ऑफ मेक, जब आप करंट पास करवाते हैं प्राइमरी कॉइल में और वो करंट इंक्रीज होने लगती हैं फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, तो इसमें आप देखते हैं करंट इंड्यूस होगी। जब करंट डिक्रीज होती है फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो ऑफ करने के वक्त, तब भी सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होती है। लेकिन जब प्राइमरी कॉइल में करंट रहती है और कांस्टेंट रहती है, तब उस वक्त सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं रहती होती है। अगर लगातार ही करंट चेंज हो जाए प्राइमरी में तो क्या होगा? मान लीजिए हम वो करंट पास करवा रहे हैं जो इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, हर टाइम पर वो करंट चेंज हो रही है, तो हर पूरे टाइम के लिए इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर बनेगा, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा ही इस कॉइल को क्रॉस करेगा और लगातार हमें इस सेकेंडरी कॉइल में करंट मिलेगी। लेकिन अभी हमने बैटरी कनेक्ट की है, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी में से करंट इंक्रीज हो गई जीरो टू मैक्सिमम, उसके बाद कांस्टेंट जो करंट बैटरी से निकलेगी वो पहले टाइम पर इंक्रीज होगी, छोटे एक टाइम के लिए जीरो टू मैक्सिमम, उसके बाद कांस्टेंट। तो वो जब इंक्रीज हो रही हैं उस वक्त तक के लिए हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन देख सकते हैं सेकेंडरी कॉइल में। इसी तरह जब हम ऑफ करेंगे तो करंट इसमें से डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, उस वक्त तक के लिए हम फिर से डिफ्लेक्शन पाएंगे सेकेंडरी कॉइल में। यानी इसमें से अगर करंट चेंज हो रही है, जितनी देर तक प्राइमरी कॉइल में से करंट चेंज हो रही है, उतनी देर तक के लिए हमें करंट यहां पर इंड्यूस्ड मिलेगी, किसमें? सेकेंडरी में। ये जो फिनोमेना है, जिस फिनोमेना में हम किसी कॉइल में से इंड्यूस्ड करंट पाते हैं, हमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, एक इंड्यूस्ड करंट मिलती है एक कॉइल में से। कब? जब किसी नेबरिंग कॉइल में, नजदीकी कॉइल में करंट चेंज हो जाए, यानी इस प्राइमरी कॉइल में हमने करंट चेंज करवाई पहले भी और बाद में भी, ऑन करते वक्त भी और ऑफ करते वक्त भी, और इसमें से करंट चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो गई। इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो हम म्यूचुअल इंडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भाई ये म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेनन है क्या? हम ये कहेंगे कि इट इज द फिनोमेनन इन विच a current is induced in a coil। आप इसको नोट कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन इज ए फिनोमिनन, म्यूचुअल इंडक्शन इज ए फिनोमिनन, इट इज, मैं यहां पर लिखूंगा, इट इज ए फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ और ए करंट in a coil due to the change in current,
in a neighboring coil, in a nearby coil with time। यानी जब टाइम के साथ साथ एक नेबरिंग कॉइल में, एक नियर बाई कॉइल में करंट चेंज हो जाए, टाइम के साथ साथ अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो जाए, जैसे प्राइमरी में करंट चेंज हो गई टाइम के साथ साथ पहले और बाद में, ऑन करते वक्त और ऑफ करते वक्त, अगर किसी भी कॉइल में टाइम के साथ साथ करंट चेंज हो जाती है, उसकी वजह से अगर नियर बाई कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है, नज़दीकी कॉइल दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है, तो हम उस फिनोमेना को फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। अब एक और बात यहां पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसके हवाले से है, वो ये है, देखिए अगर हम देखें कि ये भाई ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो वो कितना है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हम कैसे निकालेंगे। तो भाई आप जानते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डी फाई डिवाइड बाई डी टी। मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लिख सकता हूँ क्योंकि लेंजेस लॉ से हमें नेगेटिव साइन भी मिलता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो गया वो इसके बराबर होगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस एम इंटू डी फाई डिवाइड बाई डी टी। अब आप कहेंगे भाई ये माइनस ये m क्या है, m यहां पर क्या है, m इज कॉल्ड, m जो चीज है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, इसको आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हम कहते हैं। ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां पर है, इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मैं यहां पर लिखूंगा m इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपली इसको कहेंगे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। यानी ये जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा, आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर तो ये डिपेंड करेगा, अब ये साथ में इस कॉइल पर भी डिपेंड करता है ना कि ये कॉइल कैसी है जिसमें आप ईएमएफ इंड्यूस करवाते हो, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें उसका नेचर, उसका मटेरियल वगैरह कैसा है, तो ये m जो है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है, और हम इसको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल भी कहते हैं। एक और बात यहाँ पर है कि अगर हम देखें कि भाई ये जो इसमें करंट इंड्यूस हो गई, किसमें, इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, वो ईएमएफ कब इंड्यूस हो गया, जब यहाँ पर फ्लक्स जो है इसके इर्द गिर्द चेंज हो गया। लेकिन वो फ्लक्स जो है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इस प्राइमरी कॉइल के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फ्लक्स था जो इस कॉइल को क्रॉस कर गया सेकेंडरी कॉइल को और उसमें करंट इंड्यूस कर गया, वो रेट उस फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है कि करंट चेंज हो गई कि नहीं। भाई अगर प्राइमरी कॉइल में से करंट चेंज ही नहीं होगी तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। अब अगर करंट चेंज हो रही है थ्रू प्राइमरी कॉइल तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़्यादा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा है। मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिपेंड करता है ऑन व्हाट, ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो हमारा ये डी फाई बाई डी टी है ये डिपेंड करता है, दिस डी फाई बाई डी टी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो मैं तो ऐसे लिख सकता हूं डी आई पी बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, ये जो डी फाई बाई डी टी है इट डिपेंड्स अपॉन डी आई पी बाई डी टी। क्या मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल में से करंट बहुत ज्यादा चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है।
अगर करंट कांस्टेंट है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट है। ठीक है कि नहीं? तो इस d∅dt के बदले अगर इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए हमें क्या मिलेगा। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और हम यहां पर लिखेंगे, ये मैं रब करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? E इज इक्वल टू माइनस एम d∅ डिवाइड बाई dt। तो मैं लिख सकता हूं माइनस एम, और इसके बदले में लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो भैया इंड्यूस हो गया ईएमएफ, और किसके बराबर है फिर? एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एंड dIP/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इसके बराबर है। अब यहां पर दूसरी बात आ गई कि भाई देखिए, मान लीजिए इसमें से करंट चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, तो मैं क्या लिखूंगा? dIP डिवाइड बाई dt। करंट कितनी चेंज हो रही है? एक एक एम्पियर एक एक सेकंड में। तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट? इफ, मैं यहां पर लिखूंगा, इफ dIP/dt इज 1 एम्पियर बाय 1 सेकंड, यानी करंट इसमें से चेंज हो रही है। कितना चेंज हो रही है? 1 एम्पियर एक एक सेकंड में। 1 सेकंड में 1 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर 1 सेकंड में 1 एम्पियर, फिर एक से, मान लीजिए 5, ये बन गई 5 सेकंड में 5 एम्पियर चेंज हो गई। तो dIP/dt क्या है? 1 एम्पियर पर सेकंड। मान लीजिए इसमें जो उसकी वजह से आप ईएमएफ इंड्यूस हो गया, क्योंकि इसमें से करंट चेंज हो गई, इसके इर्द गिर्द फील्ड चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसको क्रॉस करेगा, इसमें अब करंट इंड्यूस हो गई, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। मान लीजिए जब इसमें से करंट चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, मान लीजिए उस वक्त इसमें से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 1 वोल्ट, तो मैं लिखूंगा यहां पर E इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो हमारे पास दो चीजें हैं, क्या? इफ rate of change of current in the primary coil dIP divided by dt is 1 ampere per second and E is equal to 1 volt। मान लीजिए E उस वक्त कितना है? 1 वोल्ट। तो हमारा M कितना आएगा उस वक्त? न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो ये M किसके बराबर आएगा उस वक्त? देख लीजिए, ये M आएगा, E आएगा 1 वोल्ट माइनस M, और ये E के बदले 1 वोल्ट, क्योंकि E उस वक्त 1 वोल्ट माना हमने, माइनस M dIP/dt, इसके बदले क्या लिखेंगे हम? 1 एम्पियर बाय 1 सेकेंड, तो लिखें 1 एम्पियर बाय 1 सेकेंड। तो जरा इस M का हम यूनिट भी निकालें, तो ये M क्या आएगा यहां पर? देख लीजिए, ये M आएगा माइनस 1 वोल्ट इंटू 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 एम्पियर, ये आएगा M इज इक्वल टू M। इज इक्वल टू M। ठीक है? तो अगर हम इसका नेगेटिव साइन को ओमिट करें, अवॉइड यहां पर करें, क्योंकि हमें यहां नेगेटिव साइन डायरेक्शन वगैरह की बात करने रहे हैं हम, तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या हमें मिलेगा? M का यूनिट हमें मिलेगा, शाबाश, 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, पर एम्पियर। ये वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर कहलाता है हेनरी, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस M। तो हम यहां पर लिखते हैं, और M इज इक्वल टू 1 हेनरी। व्हाट इज हेनरी? हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल M। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कॉइल का M, यानी जिस पर जो एक फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है कि कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। एक तो ईएमएफ कितना एक कॉइल में इंड्यूस होगा, वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि भाई उसको फ्लक्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, या प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। मगर एक और फैक्टर वहां पर हमने देखा कि सेकेंडरी कॉइल जो है उसका मटेरियल क्या है, उसका नेचर क्या है, और इस चीज को हमने कहा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है हेनरीज में मेजर किया जाएगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरीज में मेजर किया जाएगा। हेनरी, एक हेनरी कब कहेंगे हम?
कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज 1 हेनरी। कब? शाबाश, कब? व्हेन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, and if it induces a potential difference या EMF of 1 volt in the secondary coil। गौर से सुनिए, if the current in primary coil, if the current in what, if the current in the primary coil, इस coil में if the current in the primary coil changes, ये if the current in the primary coil changes at the rate of 1 ampere per second and induces an EMF of 1 volt in the secondary coil, इसकी वजह से अगर ये करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रही है 1 एम्पेयर एक सेकंड में, और उसकी वजह से अगर इसमें करंट EMF इंड्यूस हो रहा है 1 वोल्ट, if the current changes in the primary coil at the rate of 1 ampere per second and induces an EMF of 1 volt in the secondary coil, then the mutual inductance of the secondary coil is 1 henry। तब उस सेकेंडरी कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है? वो 1 हेनरी है, 1 हेनरी है। इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर आप डिफाइन करें तो कैसे करेंगे जरा बताइए। आपके पास एक्सप्रेशन था E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी शाबाश डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, नाउ अगर डी आई पी बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो M किसके बराबर आएगा? E के बराबर। खाली अगर हम E का मॉड ले लेंगे तो नेगेटिव साइन नहीं लिखनी होगी, फिर हमें मिलेगा M इज इक्वल टू E। कब मिलेगा? इफ ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ आ रहा है? तो मैं यहाँ से लिखता हूँ। देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन और भी था, क्या हमारे पास था? E इज इक्वल टू शाबाश माइनस एम डी आई पी डिवाइड बाई डी टी। इफ शाबाश डी आई पी बाई डी टी is 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर ये 1 एम्पियर पर सेकेंड है, यानी अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ व्हाट 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो जरा बताइए ये क्या आएगा? E आएगा माइनस एम। क्यों? क्योंकि ये तो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो गया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस एम। तो मॉड ऑफ E किसके बराबर आएगा? मैग्नीट्यूड खाली किसके बराबर आएगा? M। M को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूमेरिकली हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल of a coil is equal to the EMF induced in that coil when the current in the primary coil changes at the rate of 1 ampere per second। भाई एक कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? जितना उस कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाए जब नेबरिंग कॉइल में यानी प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो जाए एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। किसी नेबरिंग कॉइल में करंट चेंज हो जाए एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, उसकी वजह से जो इस सेकेंडरी कॉइल में यानी दूसरी कॉइल में करंट EMF इंड्यूस होगा, तो वही कहलाता है शाबाश कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। इफ डी आई पी बाई डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड देन E इज इक्वल टू M, विच मीन्स व्हेन द करंट in a coil changes at the rate of 1 ampere per second and it induces an EMF of 1 volt in the neighboring coil, then the coefficient of mutual inductance of the neighboring coil or the secondary coil is that EMF which is induced in it। ठीक है, उतना EMF जितना इसमें इंड्यूस होगा इस कॉइल में, नेबरिंग कॉइल सेकेंडरी कॉइल में, जितना EMF इंड्यूस होगा उस वक्त जब करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो जितना उस वक्त सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस होगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल का शाबाश कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है, या फिर उतना ही इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। M को हम दो नामों से पुकारते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसका असाइनमेंट हमने क्या बताया? हेनरी। तो 1 हेनरी कब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? शाबाश जब एक कॉइल में करंट चेंज हो जाए एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, और उसकी वजह से अगर 1 वोल्ट EMF इंड्यूस हो गया नेबरिंग कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में, तो उस वक्त कहेंगे कि भाई सेकेंडरी कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है या जो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है। नोट्स देख लीजिए, उन पर से आप गौर से इसको देख लीजिए। मैंने नोट्स जो दे दिए हैं आपको, हार्ड कॉपी भी दे दी है, सॉफ्ट कॉपी भी हम दे चुके हैं, और इसको वहाँ से पढ़िए। जो कुछ मैंने आपको बताया ये साफ साफ उधर लिखा हुआ है, और रेफरेंसेस भी आप पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।